हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपको स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा #Day2 है। आज हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को कवर इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले का Day 1 नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर जरूर देख लीजिए। वो वीडियो भी आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्जाम बीपीएससी TRE 3.0, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं 2 वर्ग को लेकर, कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में जो #Day 1 है उसमें मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, साथ ही साथ मैंने आपको उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया है और ह्यूमन से हार्मोन्स जो स्रावित होते हैं वो सारे आपको मैंने बताए हैं। जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उस तरह से वो वीडियो को फ्रेम किया है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। क्लास 6 टू क्लास 10 तक के एनसीईआरटी को क्लब करके मैंने वो टॉपिक्स छाट कर आपके लिए निकाले हैं, तो उसको जरूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आज का ये वीडियो हमारा एक कंप्लीट रिवीजन है और कंप्लीट रिवीजन हमारा केमिस्ट्री का है। आज हम क्लास 6 टू क्लास 8, हमारा क्लास 6 टू क्लास 8 साइंस का कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बल्कि सारे टॉपिक्स का रिवीजन हम करने वाले हैं एक कंप्लीट एक शॉर्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वायरल कर डालिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचा दीजिए जिससे कि सबकी मदद हो जाए और सबको इस वीडियो से फायदा हो। इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको चीजों को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस आपका कंटेंट बाइलिंगुअल है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा, 2x पर देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पर अपनी चीजों को पूरा तैयार कर लीजिए एक बार में। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दे कि यहाँ पर आपको हैशटैग, एक हमारा हैशटैग चलता है #10 का डोज। तो ये #10 का डोज रोज सुबह पूजा मैम के साथ लेना ना भूले। मंडे टू फ्राइडे आपको ये #10 का डोज मिलेगा। तो #10 का डोज पूजा मैम के साथ जरूर लें, तब तक लेते रहें जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोल के बारे में कि इस केमिस्ट्री से कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे कि कोल के चैप्टर से, तो कोल के चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या चीज कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कि कोयला जो है वो बन रहा है। तो आप देखेंगे कि कोयला कैसे बन रहा है कि अगर फॉरेस्ट को, अगर कोई भी बहुत बड़ा एरिया का फॉरेस्ट क्या है अंदर जमीन के दब गया, कुछ ऐसी आपदा आ गई, कुछ सुनामी आ गई या आपका अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, तो इस वजह से क्या होगा, वहां का एरिया जो है पूरा सबमर्ज हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, अंदर बरी हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस बरे होने के मतलब उस दबने के कारण जब बहुत साल बीत जाएंगे, बहुत ईयर्स बीत जाएंगे, तो कुछ कंडीशंस ऐसी लगेंगी जिनके बाद क्या हो जाएगा, कोल का फॉर्मेशन होगा। तो आपके एग्जाम में पूछते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उच्च दाब और उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये 2 ऐसी कंडीशंस होती हैं। और साथ ही साथ समय तो लग ही रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, ओवर द ईयर्स लग रहे हैं। तो इन समय के साथ साथ आपको क्या चीज याद रखनी है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। आप यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कि जो भी डेड वेजिटेशन है, मतलब जो फॉरेस्ट का एरिया है, जब वो पूरा दब जाता है जमीन के अंदर, तब उसके ऊपर क्या मिल लगता है, सबसे पहले तो समय लगता है। और समय के साथ साथ क्या लगा, आपका टाइम तो लगा ही, बहुत सारा आपका टाइम लगा। साथ ही साथ इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगा, उच्च दाब और उच्च तापमान, इससे क्या बन गया, आपका कोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब कोल की बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा कोल कौन सा माना जाता है, एंथ्रासाइट है। तो ये बेस्ट कोल माना जाता है 86 से 97%। फिर आपका पीट क्या है, इसमें पीट जो है लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल माना गया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कोल का प्रोसेसकरण या कोल की जो प्रोसेसिंग होती है। तो इस कोल की प्रोसेसिंग में जो ये बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कोल का क्या प्रसंस्करण है, तो कोल की जब प्रोसेसिंग हो रही है तो कोल की प्रोसेसिंग के बाद कोल तार बन रहा है, कोल गैस बन रहा है और कोक बन रहा है। तो कोक जो हो गया आपका, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म
फॉर्म होता है क्या, आपका कोक, तो कोक आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये एग्जाम में पूछते हैं। फिर कोल तार जो बना, तो कोल तार से क्या है, नैप्थलीन बॉल्स जो बन रहे, आपने देखे होंगे घर में नैप्थलीन बॉल्स, तो वो कैसे बनते हैं, वो कोल तार की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, बात आती है कोल गैस, तो तीसरा जो आपका बाय प्रोडक्ट हो गया कोल की प्रोसेसिंग में, वो आपका हो जाएगा कोल गैस। ठीक है, जितना मैंने लिखा है उतना ही आपको याद रखना, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, अभी इस समय आपको एग्जाम क्लियर करना है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है, जैसे कि हमारा कोल बना था, कोयला बना था जंगल के दबने की वजह से, ऐसे ही हमारा जो पेट्रोलियम है ये बनता है जब समुद्र में क्या है, समुद्र में कोई हलचल हुई, कुछ हुआ, तो क्या है, कुछ जो रिमेन्स है वो मर जाते हैं, कुछ जैसे कि जानवर है, जीव है, तो ये सब मर गए, तो उनकी वजह से, उन मरने से क्या है, फिर ऊपर से उनके ऊपर चीजें इकट्ठा होती जा रही है, सारे डेड रिमेन्स, और साथ ही साथ प्लांट्स भी उसके ऊपर गिर गए, फिर और भी कुछ चीजें उसके ऊपर आगे हो गई। तो इसका मतलब कि अब इसमें क्या है, पेट्रोलियम कैसे बन रहा है, समुद्र के अंदर बन रहा है, और समुद्र के अंदर जब जीव जंतु मर रहे हैं और बहुत समय लग रहा है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है, मतलब ओवर द ईयर्स फिर से लग रहा है। अब साथ ही साथ इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन आपको सेम वही याद रखनी है जो आपकी क्या हो जाएगी, कोल वाली, उच्च दाब, और दूसरी उच्च तापमान, आपको याद हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन आपकी पेट्रोलियम में लगती है, ये है एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या है, अनुपस्थिति में ये कंडीशंस जब लगती हैं, तब क्या है, आपका पेट्रोलियम फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जब समुद्र की बात आई, समुद्र में उच्च दाब और उच्च तापमान, साथ ही साथ ऑक्सीजन क्या है, रॉन्ग, मतलब नहीं है। अब पेट्रोलियम बन गया और नेचुरल गैस साथ में बन गया। अब अभी हमने देखा था कि कोल की जो प्रसंस्करण था उससे क्या क्या चीजें मिली थी, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो पेट्रोलियम है इसके मिक्सचर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा पेट्रोलियम के मिक्सचर में, क्या क्या चीजें हैं, पेट्रोलियम गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है। तो ये आपको 5 चीजें आपको देखने को मिलती है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट तो गैस बनेगी, इससे डीजल भी बन रहा है, DIE, डीजल भी बन रहा है, पेट्रोल भी बन रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बन रहा है, और पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स पूछा जाता है, तो पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। अब बात कर लेते हैं ब्लैक गोल्ड, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, तो ब्लैक गोल्ड आपका, हम टिक लगा के आ जाते हैं कोल के ऊपर, या हम टिक लगा के आ जाते हैं कोक के ऊपर, COKE कोक, और COAL कोल, तो कोल मतलब कोयला, और कोक। ठीक है, तो इस पे अगर लगा के आ जाते हैं टेक पर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ब्लैक गोल्ड क्या है, ब्लैक गोल्ड है आपका पेट्रोलियम, ध्यान से नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस जो आपने देखा होगा सिलेंडर्स में, आपकी LPG हो गई, CNG हो गई, तो ये सब क्या है, एक तरह से प्राकृतिक गैसेस हैं। तो इन प्राकृतिक गैसेस को कौन से ऐसे कंडीशंस होती है जिसमें रखा जाता है, तो इसमें आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, मतलब उच्च दाब, और आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो। इस बात को आप नोट करेंगे, अभी तक हाई टेम्परेचर पढ़ते आ रहे थे, पर जब नेचुरल गैस की बात आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। तो आपको नेचुरल गैस का याद रखना कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक, चलिए अभी ये जो नीचे लिखा है, ये हमारा इधर का टॉपिक जो रह गया था उसको मैंने इधर नोट कर दिया है, अभी हमको इधर देखना है। अब बात कर लेते हैं कंबशन एंड फ्लेम के चैप्टर से क्या क्या चीजें हमारी आती हैं। आपका कोल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारा कंबशन एंड फ्लेम। तो ज्वाला, दहन और ज्वाला, तो दहन और ज्वाला, सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर वो न्यूनतम से न्यूनतम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी चीज जलती है। जैसे कि आपने गैस के आगे माचिस जलाई, तो माचिस जलाते ही गैस के आगे वो जल जाएगी, तो मतलब वो क्या है, इसका मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे वो चीज जल रही है। अब बात कर लेते हैं मैचस्टिक। मैचस्टिक किससे बनी होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ATS निमोनिक्स है, ATS, PC और आपका PC और WP। तो ATS से क्या हो जाएगा, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, और WP से क्या हो जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस, और आपका PC से क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट। ये आप याद रखेंगे, कैसे भी करके याद करेंगे, एक दो बार देखेंगे, याद हो जाएगा, जब आपका ऑप्शन आएगा तो आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, जो मैचस्टिक है, मैचस्टिक जो उसकी तिली है, तिली में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ATS, PC और WP। ATS एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, PC पोटेशियम क्लोरेट, WP व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मैच स्टिक। मैच बॉक्स के जो साइड में जैसा रफ सरफेस होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो आपका ग्लास पाउडर प्लस आपका रेड फॉस्फोरस का बना होता है। ठीक है, जो साइड का रफ सरफेस जिससे आप ऐसा घिसते हैं, तो वो किसका बना होगा, वो आपका जो सरफेस है इसकी, ये सरफेस है इसकी, ये ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस की बनी होती है।
रोज मेरा मार्कर लीक होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो कंबशन में दो तरीके के कंबशन आपको पढ़ने हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक आपको रैपिड कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन ऐसा कंबशन है कि मतलब आप चाहते भी नहीं है तब भी वो चीज हो जा रही है। अगर आपने सोडियम को एयर में लाया या पोटेशियम को एयर में लाया तो तुरंत उसमें आग लग जा रही है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस कंबशन है, एकदम से हो जा रही है। आप चाह रहे हैं चाहे नहीं चाह रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस होने से मतलब है। पर रैपिड कंबशन कैसे होता है? ऐसे तरह के कंबशन जैसे कि आपने गैस जलाई और गैस आपने अपनी इच्छा के अनुसार जलाई और इच्छा के अनुसार जला के उसके पास माचिस की तिली लेके गए तो वो जल गई। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? आपका रैपिड कंबशन का। और स्पॉन्टेनियस का आपको एग्जाम्पल हो गया सोडियम और पोटेशियम। आपको एक पॉइंट और इसमें लिखवाऊंगी कि सोडियम को हम किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि इसकी एफिनिटी हाई होती है किसके साथ? वाटर के साथ, साथ ही साथ एयर के साथ। एयर के कांटेक्ट में आती है तो भी ये जल जाती है, और अगर इसको पानी में भी रखते हैं तो भी इसमें आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखते हैं। उसकी अपेक्षा पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हमारा हमेशा पानी में रखा जाता है। एयर के कांटेक्ट में आकर ये क्या है? आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको पानी में रखते हैं। साथ ही साथ ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। अभी हम जब मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें और डिटेल में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कैलोरीफिक मान की, कैलोरीफिक वैल्यूज। तो इस कैलोरीफिक वैल्यू की जो टेबल है ये आपको याद करनी है। मैंने आपको एक जब लेक्चर लिया था जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले लेक्चर में आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री का हम एक ये वन शॉट वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम सारी चीज प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। फिर आपकी क्या हो जाएगी? एलपीजी और एलपीजी की 55, फिर सीएनजी और मीथेन की, फिर पेट्रोलियम, केरोसिन और डीजल, फिर कोल की, फिर वुड की, फिर काउडंग की। आपसे काउडंग की पूछते हैं तो लोएस्ट हो जाएगी काउडंग की, हाइड्रोजन की हाईएस्ट हो जाएगी, एलपीजी, मीथेन और सीएनजी ये सब आपकी लगभग बीच में आ जाएंगे। तो ये आप एक दो बार टेबल देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सबसे उच्च वाली हो जाएगी हाइड्रोजन, सबसे जो लोएस्ट हो जाएगी वो काउडंग, और कोल की आपकी 25,000 के होती है। कुछ चीजें आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि एलपीजी हमारी कहाँ होती है? किचन में होती है। और किचन में हम कौन सी साबुन की टिक्की यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 555 की जो टिक्की आती है ना जिससे बर्तन घिसते हैं, तो 555, तो इससे क्या हो गया? 55, और 55 से क्या हो गया? 55,000 के। तो ये आपको याद करने का तरीका है एलपीजी। ठीक है, और सीएनजी और मीथेन इससे कम हो जाती है, 5 कम 50, और पेट्रोल और केरोसिन और डीजल उससे और 10 कम, मतलब 5 कम तो 45। ठीक, आपको एक तरह से बस एक ओवरव्यू लेना है, कुछ ऐसा कोई आपका वाइवा तो होना नहीं है। आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आप खुद आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद हमारी कैंडल के जोन्स आपसे पूछे जाते हैं, और ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ल्यूमिनस जोन है, कौन सा नॉन ल्यूमिनस जोन है, कौन सा जोन हॉटेस्ट जोन है, कौन सा ऐसा जोन है जो यूज करता है आपका जो सुनार है किसी भी मेटल को गलाने में। तो वो कौन सा जोन हो जाएगा? वो आपका सबसे बाहर वाला जोन हो जाएगा, जो ये वाला नॉन ल्यूमिनस जोन है। इसको आप अगर एग्जाम में आ जाता है तो लगता है कि ल्यूमिनस जोन करता होगा, क्योंकि वो नाम से है कि ल्यूमिनस मतलब जल रही है कोई चीज। पर आपका आंसर हो जाएगा कि जो सोनार यूज करता है कौन सा जोन होता है? वो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, वो इनविजिबल जोन होता है, पर साथ ही साथ वो हॉटेस्ट जोन होता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये जो बाहरी जोन है, बाहर का जोन, अगर आप कैंडल को देखेंगे तो कैंडल को अगर दूर से आप इसे टच करेंगे तो आपके हाथ में आप जल जाएंगे। आपको कुछ दिख नहीं रही, कोई लेयर दिख नहीं रही, कोई आपको जोन दिख नहीं रहा है, पर भी फिर भी आपका हाथ जल जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो आपका नॉन ल्यूमिनस जोन है और वो हॉटेस्ट जोन है। और साथ ही साथ इस जोन में क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। ये सब पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैं बोर्ड की पीडीएफ एज सच बोर्ड को स्क्रीनशॉट खींच के आपको पोस्ट कर देती हूँ, तो उससे आप लास्ट में बस आप ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस जोन इनविजिबल होती है, हॉटेस्ट होती है और इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलता है। इसके बीच वाला जोन जो होता है ल्यूमिनस जोन होता है, जो बहुत चमकीला होता है। इसका मतलब वो ब्राइटेस्ट जोन है। पर इस ब्राइटेस्ट जोन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ये ब्राइटेस्ट जोन आपको देखने में लग रहा है ल्यूमिनस है, इसका मतलब सब कुछ हो रहा होगा, पर यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलता है और ये आपका मॉडरेटली हॉट होता है। बात कर लेते हैं लास्ट वाली जोन की, जो कि डार्क जोन, इनरमोस्ट जोन होता है हमारा। ये इनरमोस्ट जोन में आपका नो कंबशन होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है विच जोन विच इज द जोन दैट हैज नो कंबशन, वेयर द नो कंबशन टेक्स प्लेस। तो वो आपका आंसर हो जाएगा कि डार्क जोन जो होता है इसमें नो कंबशन, मतलब नो कंबशन वाली प्रक्रिया होती है, आपका कंबशन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है,
अब ये क्या होता है, ये जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये लीस्ट हॉट जोन है, और इसी जोन में क्या होता है, इस जोन में यहाँ से क्या होता है, आपने देखा होगा कि इसके पास पास वैक्स जो है वो पिघलती है, और वैक्स पिघल के क्या होता है, नीचे गिरती है। तो इसका मतलब कि वैक्स को पिघलने में, और वैक्स को जब वैक्स मेल्ट होती है तो वैक्स पहले मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या है, फ्लेम जो है रिलीज करेगी। इसका मतलब इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज जो जलने वाली है, जो वेपर्स प्रोड्यूस करती है, वही क्या है, फ्लेम को बनाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कोयला, कोयला क्या फ्लेम देगा, तो नहीं, कोयला फ्लेम नहीं देता है, क्योंकि वो वेपर्स को फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में आपने देखा होगा कि अगर आपने पेपर को फाड़ा, और पेपर को फाड़ के, पेपर एक साझा पेपर है और आपने पेपर को फाड़ दिया, तो वो क्या है, एक तरह से अपने फिजिकल चेंज कर दिया, मतलब वो अपने फिजिकली भौतिक चेंज है, भौतिक बदलाव है। इसमें ऐसा नहीं है कि पेपर से अगर आपने फाड़ा तो कोई नई चीज बन गई, तो इसका मतलब जब कोई नई चीज नहीं बनती है तो वो कैसा चेंज हो जाता है, वो फिजिकल चेंज हो जाता है। पर अगर कोई नया सब्सटेंस बन गया, कोई नया प्रोडक्ट बन गया, तब वो क्या है, वो आपका केमिकल चेंज है। जैसे कि आपको बुक में एग्जांपल दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आपका कोरोजन क्या है, कोरोजन इसमें हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कोरोजन हो गया। तो ये सब एग्जांपल किसके हो गए, आपके केमिकल चेंज के। साथ साथ डाइजेशन ऑफ फूड, आपने खाना खाया तो वो फूड डाइजेस्ट हुआ, तो वो कौन सा चेंज है, वो भी आपका रासायनिक चेंज है। और बात आती है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। पर एक स्टेटमेंट आती है, क्या सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज है, जैसे कि आपने घास को काटकर, घास थी साजी, आपने घास को काट दिया, अब क्या वो रिवर्सिबल है, क्या आप उसको वैसा का वैसे बो सकते हैं सेम उसी तरह से, तो नहीं। तो इसलिए कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ऐसे ही केमिकल चेंज में भी आपका हो जाता है। तो एक अपवाद हमेशा ही रहता है, तो इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, आपकी बुक में दो टेस्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला टेस्ट है हाइड्रोजन का टेस्ट, और हाइड्रोजन के टेस्ट में क्या होता है, पॉप साउंड रिलीज होती है। वो अभी हम जो एसिड इंडिकेटर्स वाले चैप्टर करेंगे, मतलब एसिड एंड बेसिस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट देख लेते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है लाइम वाटर। और यहां से क्या किया, यहां से आपने फूका, मतलब ब्लो किया, क्या, आपकी एयर को ब्लो करा, एयर को। ठीक है, फूक को आपने फूका, मतलब फूका। तो इससे क्या होगा, आपकी फूक में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो इस फूक के कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होने से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसमें आ जाएगी। अब इसमें आने के बाद तो ये लाइम वाटर को क्या कर देगी, ये लाइम वाटर को मिल्की दूध या कलर में कन्वर्ट कर देगी। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होता है, जो आपकी बुक में दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण का। गैल्वेनीकरण एक तरह की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि आप कोई भी मेटल के ऊपर एक कोटिंग करते हैं, और उस कोटिंग से उस मेटल को कोरोजन से बचाया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, किसके ऊपर, आयरन या स्टील के ऊपर, टू प्रिवेंट रस्टिंग या कोरोजन। उसमें रस्ट बनाने से या कोरोजन से उसको फ्री करने के लिए इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। अब कोटिंग किसकी होती है, क्रोमियम की कोटिंग होती है, और या जिंक की कोटिंग होती है। तो ये दो वर्ड्स आप याद रखेंगे, कोटिंग किसकी हुई, क्रोमियम की कोटिंग या जिंक की कोटिंग, और किस पे हुई, आयरन के ऊपर हुई या स्टील के ऊपर हुई। ठीक है, क्रोमियम की कोटिंग, जिंक की कोटिंग किसके ऊपर, आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, आयरन, कार्बन, निकेल, मैग्नीज और क्रोमियम। ये आपको याद करना पड़ेगा, आयरन, कार्बन, निकेल, मैग्नीज और क्रोमियम किस क्या क्या है, ये स्टेनलेस स्टील इससे बना हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसिड एंड बेसिस के चैप्टर की, कि एसिड एंड बेसिस क्या होता है। तो देखिए, जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, मैं वही यहाँ पे करने वाली हूँ। आपको ये जो कि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं कि क्या होते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, सिंपल बता देती हूँ कि एसिड जो होते हैं, दे रिलीज H+ आयंस। ठीक, इनके पास क्या होता है, ये H+ आयंस रिलीज करते हैं, और जो बेसिस होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, ये आपके OH- आयंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि एसिड्स
जो होते हैं ये हमारे कैसे सॉर टेस्ट में होते हैं, और बेसिस क्या होते हैं आपके, ये बिटर होते हैं और स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी टू टच होते हैं, बस इतना काफी है। अब बात कर लेते हैं लिटमस पेपर। तो आपको कुछ इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, कुछ सूचक पढ़ने हैं, तो वो सूचक आपके हो जाएंगे, एक तो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर एक आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, फिर एक आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये 3 इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं, NOS या SON सन। तो S हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स, O हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और आपका N हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं, जैसे प्याज हो गया, तो ये सब लौंग हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका क्या होगा, स्मेल में चेंज हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा जब ये एसिड में रहेंगे। तो ये सब चीजें बस सिंपल आप पता करिए, सिर्फ आप जान लीजिए, मेन आपको पढ़ने हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स में। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि लिटमस इंडिकेटर। तो लिटमस इंडिकेटर, लिटमस का जो पेपर होता है वो जनरली पर्पल कलर का आता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, लिटमस का जो पेपर होता है वो डिफरेंट कलर्स में आता है, तो जनरली वो पर्पल कलर का पाया जाता है। तो पर्पल कलर का जब पेपर होगा, अगर कोई भी एसिड होगा तो वो पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे। जब एसिड होगा तो वो पर्पल कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो बेस होगा कोई भी सॉल्यूशन तो वो पर्पल कलर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैंने बोला कि जो लिटमस पेपर, अगर देखिए आपको लिटमस पेपर हमेशा कलर्स के हिसाब से समझना होगा। अगर कलर पर्पल है तो एसिड में क्या हो जाएगा, आपका रेड कलर हो जाएगा, और अगर बेस है तो आपका ब्लू कलर हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे। पर अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर है या मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, अभी कलर चेंज हो गया लिटमस पेपर का, अभी तक मेरे पास क्या था, पर्पल लिटमस पेपर था, अब क्या है, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर। तो आप एक बात याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो एसिड होता है वो BAR, ये एसिड है, एसिड कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस टू रेड, तो मतलब ए एसिड जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए रेड लिटमस पेपर है तो एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, ये रेड रहेगा और रेड। ठीक है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो इसमें क्या है, मतलब एंड रिजल्ट आपका हमेशा एसिड में रेड आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एंड रिजल्ट आपका रेड आएगा, क्योंकि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट करता है। अगर लिटमस पेपर ही रेड है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, पर अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो रेड कलर में हो जाएगा। वापस से अपनी बात को दोहराऊंगी, लिटमस पेपर हमारा रेड होगा या ब्लू होगा। तो अगर एसिड होगा तो एसिड का एंड रिजल्ट क्या होता है, ब्लू लिटमस टू रेड। तो अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, पर अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या होता है हमेशा लिटमस पेपर का, एसिड के केस में ब्लू होता है, ब्लू लिटमस टू रेड, सॉरी रेड होता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं बेस की, तो बेस में क्या हो जाएगा, बेस रहेगा तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस टू ब्लू। अब मान लीजिए मेरे पास एक तो रेड लिटमस है, ये पेपर कैसा है, रेड लिटमस, और ये मेरे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर। ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ। तो रेड लिटमस का पेपर है और ब्लू लिटमस का पेपर है। अब मैं बात कर रही हूँ अपने बेस की, तो बेस का एंड रिजल्ट क्या होता है हमेशा, ब्लू, बी से बेस और बी से ब्लू, तो हमें ब्लू देखना है, तो रेड क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रेड आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, सेम कलर रहेगा। आई होप मैं अपने पॉइंट्स को आप तक पहुंचा पाई होंगी और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात हमारी है टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर आपने देखा हो, कोई भी एक रुमाल के ऊपर अगर स्टेन, धब्बा, दाग लग जाता है तो उसके ऊपर अगर डिटर्जेंट डालते हैं तो वो डिटर्जेंट डालने से, डिटर्जेंट क्या है आपका, बेस है, डिटर्जेंट बेस है, क्षार है, तो वो क्षार को डालने से आपका जो रेड, वो येलो कलर का जो स्पॉट है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका एज अ टर्मरिक एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो अगर टर्मरिक इंडिकेटर है, सूचक है टर्मरिक, हल्दी, हल्दी सूचक की तरह है, तो अगर एसिड होगा, ए होगा तो येलो कलर में ही रहेगा, पर अगर बेस होगा, क्षार होगा, अम्लीय है तो पीला रहेगा, क्षार है तो आपका लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले बात पॉइंट पे चलते हैं, आपका मिथाइल ऑरेंज, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
कि मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर का जो मेन जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो आपका येलो कलर का होता है, पर अगर एसिड है तो ये येलो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और अगर बेस है तो ये कन्वर्ट सेम येलो की तरह ही रह रहा है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मिथाइल ऑरेंज का येलोइश ऑरेंज कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। जैसे ही आप एसिड डालते हैं उस इंडिकेटर में, उस सूचक में, तो आपने जब अम्लीय उसको मीडियम दिया तब क्या हो गया, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, पर जैसे ही आपने क्षारीय मीडियम बनाया तो वो येलो सेम वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं फिनोप्थिलीन की। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फिनोप्थिलीन क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। जब न्यूट्रल उदासीन सॉल्यूशन में रहता है तो ये आपका कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, पर जैसे ही आप एसिड डालते हैं तो वैसा का वैसा ही रहता है, पर जैसे ही आप बेस डालते हैं मतलब क्षार डालते हैं तो वो कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में बहुत घुमाया हुआ करा है, और ये क्वेश्चन मैं जरूर इंक्लूड करूंगी जब मैं अभी 3-4 दिन क्वेश्चन की सीरीज आपको कराऊंगी। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड और एक वीक बेस। ठीक है, आपको इमेज साइड में लगी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन से वीक एसिड है, कौन से वीक बेस है। अगर दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, तो वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए HCl है, ठीक है, और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लीजिए हमने यहाँ पे NaCl ले लिया, ठीक है, आपका NaCl तो सॉल्ट हो गया, सॉरी NaOH ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी, याद रखेंगे वो रिएक्शन क्या है, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मतलब उदासीन रिएक्शन है। ठीक है, वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। पर ये तो आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस आप समझेंगे बहुत अच्छे से, जो जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दूसरा केस है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन आपकी वीक बेस के साथ हो रही है, आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे HCl की रिएक्शन मैंने HCOOH फॉर्मिक एसिड के साथ कराई, फॉर्मिक एसिड हमारा वीक बेस है, तब क्या होगा, आपका जो यहाँ पे जो ये चीज बनेगी, ये क्या बनेगी, ये आपकी क्या होगी, ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा आपका एसिडिक। क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग कौन था, एसिड था, तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। ये बात आप याद रखेंगे। अगर थर्ड केस, अगर आपका वीक एसिड है और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका थर्ड केस हो गया। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका कैसा मीडियम हो जाएगा, आपका मीडियम अम्लीय हो जाएगा, जिसको आप एल्कलाइन बोलेंगे, यह आपका बेसिक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चौथी कंडीशन हो जाती है जब आपका वीक एसिड होगा और वीक ही बेस हो जाएगा, तो वापस से न्यूट्रलाइजेशन उदासीन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे, इससे आप अपने रिएक्शन तक पहुंच जाएंगे। आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि मान लीजिए आपको इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आपको क्वेश्चन इंडिकेटर से पूछते हैं, इस चीज को और इंडिकेटर को मिला के क्लब करके क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें क्या है, एसिड डाला और वो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके बाद उसमें बेस डाला और बेस कैसा है, वीक बेस है, तो रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस चीज को समझेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन एसिडिक रहेगी, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन बेसिक हो जाएगी। अगर रिएक्शन में क्या है, आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड लगा रहे हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाएगा मीडियम, और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो क्षारीय मीडियम जाएगा आपका, मतलब बेसिक रहेगा मीडियम। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी, वीक एसिड और वीक बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। ये क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको ज्यादा और क्लियरिटी आएगी। आई होप अभी तक बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब आपका फिनोप्थिलीन भी हो गया। अब कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या हो गए कि जब ये क्या करते हैं, ये लूज कर देते हैं स्मेल को। अब बात कर लेते हैं मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ और
मेटल की रिएक्शन बेस के साथ, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो कोई भी मेटल है मेरे पास, ये मेटल है और मेटल को मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया, HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये आपका टेस्ट होता है, आपका पॉप साउंड टेस्ट। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मेटल की रिएक्शन आपका एसिड के साथ हो रही है तो क्या कौन सी गैस रिलीज हो रही है और वो कैसी साउंड निकाल रही है। तो आपकी गैस हो जाएगी हाइड्रोजन और वो साउंड कैसी निकाल रही है, पॉप साउंड, पॉप ऐसे करके साउंड वो निकालती है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम। जैसे मैंने एक मेटल लिया Zn प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा, ये आपका ZnCl2 बन जाएगा प्लस आपका वाटर और प्लस आपका हाइड्रोजन। तो ये क्या रिएक्शन हो गई, ये आपकी मेटल की रिएक्शन हो गई एसिड के साथ। चलिए अब देख लेते हैं कि जब मेटल की रिएक्शन हमारी बेस के साथ होती है तो क्या होता है। तो मेटल हो गया, मान लीजिए कोई हमारा Zn प्लस हमारा बेस हो गया NaOH, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका NaNO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स की। जब मेटल कार्बोनेट्स आपके HCl के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या जब मेटल कार्बोनेट आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो चलिए उनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट है, मान लीजिए हमारा मेटल कार्बोनेट में कौन सा ले रहे हैं, Na2CO3, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। आपसे एग्जाम में बस एंड रिजल्ट पूछते हैं तो ध्यान देंगे। इस एसिड के साथ कराई तो आपका क्या बन जाएगा, आपका इधर बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। तो ये आपसे पूछते हैं कि जब आपका मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब आपका क्या बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जब आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaHCO3 प्लस किसके साथ, HCl सेम, तो क्या बना ले, NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। तो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, ये दोनों आपका क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब आपका रिएक्शन एक होती है कि एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तब क्या होता है, मतलब एक एसिड जब रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको रिएक्शंस का बस पता होना चाहिए क्या क्या चीजें बन रही है। एसिड की रिएक्शन जब आपकी बेस के साथ होगी तब क्या बनेगा, आपका बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, हम देख लेते हैं रिएक्शन। एसिड क्या हो गया हमारा, HCl हो गया प्लस बेस क्या हो गया, NaOH हो गया और क्या बन रहा है आपका NaCl और प्लस वाटर बन रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी एक रिएक्शन हो गई और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखेंगे, इस रिएक्शन का नाम होता है उदासीन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। चलिए अब बचा हुआ चीजें हम कंप्लीट करते हैं जो नेक्स्ट बची। चलिए आइए अब और देख लेते हैं आगे जो बचा हुआ टॉपिक है केमिस्ट्री का। बस अब केमिस्ट्री खत्म ही होने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हाँ एक पॉइंट रह गया था आपका, जब मैंने एसिड और बेसिस वाला भी कराया था तो उसमें इंडिकेटर, एक चाइना रोज इंडिकेटर क्लास 7 की बुक में आपका है और ये एक बार शायद पूछा भी गया है, तो आप इसको देख लीजिए कि क्या क्या होता है। तो चाइना रोज एक तरह का आपका नेचुरल इंडिकेटर है और इस नेचुरल इंडिकेटर में आपका एसिड अगर होगा कोई भी मीडियम तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा और अगर बेस होगा तो ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है कि एसिड में चाइना रोज इंडिकेटर डार्क पिंक कलर का हो जाएगा और बेस रहेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अम्लीय में पिंक और क्षार में ग्रीन। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स थे कि आपका अगर एक इमेज भी मैं आपको साइड में लगाऊंगी तो उसको भी आप याद जरूर कर लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो आपको टेबल चार्ट याद करना जरूरी है, आपके एग्जाम से उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसमें कि जैसे अगर इंडाइजेशन हो जाता है तो आप क्या लेते हैं, तो आप एक तरह से आपके शरीर में, स्टमक में क्या हो गया, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक तरह से उदासीन रिएक्शन कराने के लिए उसमें आपको बेस डालना पड़ेगा, एक क्षार डालना पड़ेगा। तभी आप एंटा एसिड्स खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया
या एंटासिड्स की टैबलेट हो गई। तो ये सब क्या कारण हुआ, आपका एसिड बढ़ने की वजह से आपने क्या डाला उसमें, एक तरह से क्षार डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका इंडाइजेशन अपच के समय में आपको बेस का को ऐड करना है। साथ ही साथ आपके अगर कीड़े ने काट लिया, अगर एंट ने बाइट कर लिया, एंट स्टिंग हो गया, तो उसने क्या रिलीज किया, उसने रिलीज किया एक तरह का एसिड जो कि है फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ठीक है, HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है। अब इस एंट बाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया, आपको बेकिंग सोडा को घिस दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को इसको ऊपर घिस दिया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपने बेस को घिसा, बेस को घिसने की वजह से क्या हो गया, वो रिएक्शन उदासीन हो गई और वो आप धीरे धीरे वो चीज ठीक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सॉइल का ट्रीटमेंट। अगर सॉइल में जो हमारी मृदा होती है, वो मृदा अगर उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर लेते हैं तो वो मृदा कभी कभी एसिडिक हो जाती है, या आपका कहीं पे आसपास क्या है, कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के वेस्ट की वजह से उसमें क्या हो गया, मृदा हो गई एसिडिक या बेसिक। जो भी मीडियम की मृदा हो जाएगी, उस मीडियम से दूसरे मीडियम में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अगर मृदा एसिडिक हो रही है तो अब हम उसमें क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं या क्षार डाल रहे हैं, और ये क्षार है क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम, इसको बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, किसको, क्विक लाइम को। ठीक है, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना। और बेस आपका क्या हो जाएगा, अगर वो सॉइल आपकी मृदा आपकी बेसिक क्षारीय हो गई तो आप उसमें कंपोस्ट डाल देंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर के फॉर्म में आपका उसमें पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, हमारी मेटल और नॉन मेटल की, आपका धातु एवं अधातु। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात है कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, पर एक एक्सेप्शन, एक अपवाद आ जाता है उसमें। वो अपवाद है कि आपका मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो मरकरी है तो आपका मेटल, पर वो क्या है, आपका एक तरह से लिक्विड स्टेट में रहता है प्रेजेंट। ठीक है, तो एक्सेप्शन हो गया। फिर जो मेटल्स होते हैं जनरली ये हार्ड होते हैं, पर फिर से एक अपवाद आ गया कि आपका सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है, पर ये क्या है, ये आपका एक तरह से सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आ गया फिर से। फिर मेटल्स जो सारे होते हैं ये चमकीले होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर फिर से एक अपवाद आ गया। एक्सेप्शन क्या है कि गैलियम और सीजियम जो आपके मेटल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके बाद सारे मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं, मतलब इनकी आप चादर की शीट्स आपने परत देखी होगी, किस पे परत देखी है, जैसे एल्युमिनियम फॉयल हो गया, फिर आपने मिठाई के ऊपर एक सिल्वर की लेयर देखी होगी। तो ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं जिनको क्या कर सकते हैं, चादर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसके बाद मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, मतलब मेटल्स को हम इनके वायर्स भी बना सकते हैं। फिर मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब चालक, अच्छे चालक होते हैं। बात कर लेते हैं मेटल्स जो है ये अच्छी तरह से आवाज निकालते हैं, मतलब टन 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 की आवाज निकलती है, क्योंकि मेटल्स हमारे सोनरस होते हैं। ठीक है, अब यही चीज नॉन मेटल में इसकी उल्टी हो जाएगी, पर कुछ अपवाद, मैंने कुछ एक्सेप्शन है वो मैंने यहाँ पे नोट करे हैं, इंपॉर्टेंट है कि डायमंड क्या है, आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल के होने के बावजूद डायमंड आपका हार्डेस्ट नॉन मेटल है। दूसरी बात, डायमंड जो होता है, सॉरी, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह से पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेटल, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर इसमें फिर से आपकी एक अपवाद आ जाता है कि ग्रेफाइट आपका बीइंग अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका अपवाद आपको याद रखना है। अब बात आती है आयोडीन। आयोडीन एक तरह का नॉन मेटल है, पर ये क्या है, लस्टरस। क्यों, क्योंकि सारे नॉन मेटल्स तो नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब ये चमकीले नहीं होते हैं। अब आयोडीन क्या है, आपका नॉन मेटल है, पर फिर भी ये लस्टरस है, चमकीला है। क्यों, क्योंकि एक अपवाद के अंदर आता है। ठीक है, फिर कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि एक डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो ये सब इसके क्या हो गए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे देख सकते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो कॉपर ऑक्साइड बना। आपसे क्या पूछते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर के क्या होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर, हमेशा क्षारीय होते हैं नेचर में, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं आपके बेसिक इन नेचर, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अब बात कर लेते हैं, दे आर इनसॉल्युबल, मतलब पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। कौन, मेटल ऑक्साइड्स।
इन वाटर बट सम डिजोल्व इन एंड फॉर्म, क्या बना, जो डिजोल्व हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एल्कली बनाते हैं। ये क्लास 10th की लाइन है, आप याद करेंगे भी कि नहीं याद करेंगे आपकी मर्जी है, क्लास 10th की स्टेटमेंट में ये लाइन लिखी गई है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो आपने देखा है कि मेटल ऑक्साइड बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। अब आपको जैसे मेटल क्या हो गया, सोडियम, ये क्या है, पोटेशियम, आपको यहाँ सोडियम से भी रिएक्शन हो सकती है, कैल्शियम से भी रिएक्शन हो सकती है। तो इसकी डीप रिएक्शन तो क्लास 10th वाले में दी गई है, ये किसमें कैच कर रहा है फायर, किसमें वो फ्लोट कर रहा है, किसमें क्या हो रहा है, किसमें वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है। तो वो सब रिएक्शंस मैंने यहाँ नहीं लिखी है, वो सब क्लास स्टैंडर्ड 10th की है। तो अगर 8th के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो बस सिर्फ इतनी बात है कि मेटल रिएक्ट करता है पानी के साथ और क्या बनाता है, आपका मेटल ऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं पोटेशियम की रिएक्शन दिखाऊं तो ये पानी के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये आग पकड़ लेगा, ऐसे ही सोडियम की रिएक्शन दिखाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा पोटेशियम, जो पोटेशियम है ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और आपका सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका आग पकड़ लेगा, ठीक है। साथ ही साथ रिएक्शन विद एसिड्स, तो जब रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ होती है तो ये सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। अब जब मेटल है और प्लस HCl एसिड है तो ये क्या बना रहा है, MgCl2 प्लस वाटर। इसमें आपको मेन बात ये रखनी है कि मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ हो रही है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आग पकड़ने वाली बात क्या है कि जो सोडियम, जो दो मेटल्स होते हैं, इस पॉइंट को फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम को किस में रखा जाता है, पोटेशियम को वाटर में रखा जाता है, सोडियम को हम वाटर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये इसके साथ पकड़ के क्या निकाल देगा, आग जला देगा, मतलब ये फायर कॉज कर देगा। इसीलिए सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो ये पोटेशियम तो पानी में रहता है पर पानी के साथ रिएक्शन करके क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन निकालता है, मतलब लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। तो ये पॉइंट यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आपके एग्जाम में रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर मेटल होता है वो क्या हो जाएगा, वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे या इनकी रिएक्टिविटी जो धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। इसलिए आपने देखा है कि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। आप इसको याद कैसे रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे एक निमोनिक्स से। ये निमोनिक्स है कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता, और यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे बीच में आ गया हाइड्रोजन। और इसकी एफिनिटी जो हम देखते हैं वो हम किससे देखते हैं, वो हम हाइड्रोजन से देखते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव की तरफ आ जाएंगे। ये हाइड्रोजन से क्या है, एक तरह का मान है, इसके ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे, इसके नीचे वाले क्या हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव की तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में हमारा एक मान प्रेजेंट है जो कि हाइड्रोजन है। अब देख लेते हैं, जैसे कि रिएक्शन आपको दी, आपके एग्जाम्स में क्या करते हैं, एक रिएक्शन 4-5 रिएक्शन दे देते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं होगी पॉसिबल। तो वो जो पॉसिबल होगी वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही पॉसिबल होगी। आपको उसमें से चेक करना पड़ेगा कि जो मेटल अगर हाईली रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। मैंने क्या बोला कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को जो कंपाउंड रहेगा उससे उसको डिस्प्लेस कर लेगा। तो आइए इस बात को समझते हैं। अगर मेरी रिएक्शन लिखी है आयरन प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu बन रहा है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रही हूं कि CuSO4 का क्या है, एक तरह से घर बसा हुआ है। ये क्या है, इसका घर है पूरा, CuSO4 एक पूरा घर है। और ये क्या है, ये अकेला आदमी है, ठीक है, ये कैसा है, अकेला। ध्यान देंगे इस बात को, ये अकेला है, ये इसका घर है। अब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कि आयरन की प्लेसमेंट कहाँ है। तो आयरन हमारा इधर देखने को मिल रहा है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर हमारा यहाँ है। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन में देखूं तो आयरन क्या हो गया, आयरन ऊपर है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर नीचे है। जो चीज नीचे है वो मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव है, और जो ऊपर है वो
हाईली रिएक्टिव है उसका उस वाले मेटल की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका आयरन कैसा हो जाएगा, आयरन आपका कैसा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, ये ताकतवर हो गया। और ये कॉपर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर कैसा हो जाएगा, कॉपर आपका कमजोर है। जब जो कमजोर है तो इसका मतलब जो ताकतवर है वो कमजोर पे के ऊपर अटैक कर सकता है। पर कॉपर के पास क्या है, कॉपर के पास अपना घर है, पर अपना घर होने के बावजूद कॉपर क्योंकि वीक है, कमजोर है, तो कॉपर अपना घर को नहीं बचा पाएगा। उसका घर कौन ले लेगा, उसका घर आयरन उसका घर ले लेगा। अब आयरन ने क्या किया, कॉपर के घर को ले लिया और आयरन इससे क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अब अकेला छूट गया। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जिसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, जो मोर रिएक्टिव होता है, वो अपने से कम कमजोर वाले की पोजीशन, उसका घर सब कुछ ले लेता है और उसको अकेला छोड़ देता है, अपना वो उस घर के अंदर बसकर रह जाता है। ठीक है, अब आपके हिसाब से कोई भी रिएक्शन अगर आएगी तो आप इस चार्ट के हेल्प से आप बना सकते हैं। अगर आपकी रिएक्शन MgCl2 की आए, अगर आपकी रिएक्शन Al एल्यूमिनियम की आए, आपकी जिंक की आए, तो आप इससे बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर ऊपर रहेगा तो वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, अगर ऑपोजिट दे देते तो ये चीज नहीं हो पाती पॉसिबल। ठीक है, तो ये बात आप समझेंगे, अगर ऑपोजिट रिएक्शन होती तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। आई होप आप मैं अपने पॉइंट्स में क्लियर हुई होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा आज का लास्ट चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि जो कुछ पदार्थ है उनको कैसे आप अलग कर सकते हैं। तो जैसे हो गया हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना, तो हाथ से चुनने में जैसे घर में बिनते हैं दाल चावल के कंकड़ को निकालना, वो हाथ से चुनना हो गया। फिर बात आती है आपकी नेक्स्ट है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मतलब ताड़ना। तो आपने देखा होगा कि जहाँ खेत खलियान होते हैं उनके आसपास ऐसे लट्ठे गोल गोल से बने होते हैं, तो वो लट्ठों को क्या करते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और ऐसे पीटते हैं। उन पीटने से क्या होता है, जो धान, जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है वो अलग गिर जाता है और जो घास का फूस का पूरा ऐसा डंठल होता है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। बीटिंग फ्रॉम द शाफ्ट, आपकी लाइन क्या होती है, बीटिंग फ्रॉम द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट से बीट करना, ऐसे इस तरीके से बीट करना, ये हो जाएगी थ्रेशिंग। फिर विनोइंग, आपने देखा होगा औरतों को सूप लेके इस तरह से वो क्या करती हैं, ग्रेन्स को साफ करती हैं। वो साफ करने का तरीका कैसे हो जाएगा कि आप उनका ग्रेन उसमें पड़ा है, अब ग्रेन में क्या है, भूसी भी है, कंकड़ भी है और भी तरह के कचरे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर वो उसको हवा में, हवा की जिस दिशा में रहती है तो उसके ऑपोजिट वो खड़े होकर इस तरह से करती हैं, हिलाती हैं, तो इससे जो भूसी होती है, जो उसमें फास होती है, वो सब उड़ जाती है और जो उनका अनाज होता है वो नीचे गिर जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विनोइंग, या सूप के द्वारा उस ग्रेन्स को साफ करना। ठीक है, तो ये भी आपका सेपरेशन हो गया एक तरह से। अब बात कर लेते हैं सीविंग की। आपने घर में आटे को चालते हुए देखा होगा, कोई और घर का सामान देखा होगा चालते हुए इस तरीके से छन्नी से, तो वो क्या हो गया, सीविंग का मेथड हो गया। अब बात कर लेते हैं सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और आपका फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन अवसादन, निस्तारण और छानना। तो आइए इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इधर मैंने अगर एक ये क्या बना दिया, एक बीकर बना दिया और इस बीकर में क्या है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दी, इसमें मैंने ऐड कर दी सैंड। तो सैंड को ऐड किया पहले, तो सैंड पूरी ऐसे पूरी एक तरफ क्या थी, फैल गई, इसको मैंने ऐसे स्टिर किया। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़े देर समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ये सैंड नीचे बैठ जाएगी और पानी क्या है ऊपर, आपको पानी ऐसा क्लियर दिखेगा। जब सैंड नीचे बैठ जाएगी तब उसमें मैंने क्या किया, पानी को निकाल दिया और सैंड को नीचे छोड़ दिया। जब मैंने पानी को निकाला, इससे मैंने क्या किया, पानी को निकाल दिया, तो जब मैंने पानी को ऊपर से ऐसे पलट के, जब मैं इसको ऐसा पलटूंगी, थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगी, तो टिल्ट करके क्या है, यहाँ से पानी निकल जा रहा है और पानी निकल के सैंड जो है वो नीचे बैठ जा रही है। तो ये सैंड जो बैठी हुई, ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया हो गई। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया और नीचे से ऊपर से जो निकल गया ये हो गया आपका डिकैंटेशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। निस्तारण और अवसादन कि अगर, जैसे कि अगर मेरे पास एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक बीकर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें ऑयल और वाटर है।
ये मेरे पास, इधर ध्यान देंगे, ये मेरे पास बीकर है, इसमें क्या है, इसमें मैंने पहले क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, और प्लस इसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो ऑयल और वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑयल की एक लेयर, आप थोड़ी देर बाद इसको छोड़ देंगे तो ऑयल की लेयर आपको एक जैसी दिखाई देगी। देखिए, आपने देखा होगा पानी के ऊपर जब ऑयल जो है वो तैर जाता है और पानी, इसमें नीचे पानी है। आप क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तो टिल्ट करने से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, इसमें क्या हो जाएगा, आपकी ऑयल की लेयर कुछ ऐसी हो जा रही है अब, और पानी इसमें नीचे इस तरीके से है। अब ऑयल जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ऑयल यहाँ से निकल जाएगा, और पानी, आप तब तक ऑयल निकालेंगे जब तक कि ये ऑयल आपका मान लीजिए यहाँ पे भर गया, ठीक है। तो ऑयल कहाँ गिर गया, ऑयल आपका आके यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे भर गया। तो जिस प्रक्रिया में आपने दो लेयर को सेपरेट किया और उस सेपरेशन से क्या हो गया, एक लेयर अलग हो गई, नीचे वाली लेयर अलग हो गई, तो वो प्रोसेस हो जाता है डिकैंटेशन, जिसको बोलते हैं निस्तारण। और नीचे इसमें क्या रह गया, इसमें पानी बच गया, और पानी बच गया तो ये क्या हो गया, एक तरह से पानी का बच जाना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेडिमेंटेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें नीचे कुछ नहीं अवशिष्ट बचा है, इसमें पानी बचा है सिर्फ, तो ये सिर्फ डिकैंटेशन की प्रक्रिया है। पर इसी में अगर मैंने क्या डाला होता, मैंने ऑयल भी ऐड किया होता, वाटर भी ऐड किया होता, और साथ में सैंड भी ऐड किया होता, तब इसमें क्या है, तीनों प्रक्रिया लग जाती। क्या आपकी यहाँ पे पहला आपका लग जाता ऑयल का निकलना, डिकैंटेशन हो जाता है यहाँ पे, डिकैंटेशन, प्लस इसमें वाटर अलग हो जाता और सैंड नीचे बैठ जाती, तो इसमें क्या लग जाता आपका, इसमें आपका लग जाता, क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। और इस पानी से अगर आपको प्रॉपर मिट्टी को हटाना है, सैंड को हटाना है, तो आपने क्या किया, फिल्टर पेपर यूज कर लिया। तो जब फिल्टर पेपर यूज किया तो आपका इस तरह से फिल्टर पेपर ग्लास के बीकर में लग जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आप पानी को छान सकते हैं अच्छे से। तो वो आपकी प्रक्रिया हो जाएगी छन्नी वाली, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जैसे कि समुद्री इलाके के पास पास आपने देखा होगा कि ऐसे टीले बने होते हैं नमक के, तो वो कैसे बन जाते हैं, तो समुद्र के आसपास गड्ढे कर दिए जाते हैं बहुत डीप डीप, और उसमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है, और पानी इवेपोरेट होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और उड़ जाने से वो सॉल्ट जो है वो बच जाता है, और उस सॉल्ट को फिर यूज किया जाता है। तो ये प्रक्रिया आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सी वाटर वाली। तो ये प्रक्रिया सॉल्ट को कैसे रिमूव कर रहे हैं पानी से, इवेपोरेशन की प्रक्रिया से रिमूव करा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जैसे मक्खन को निकालना, किसमें दूध और मलाई से मक्खन को निकालना, ऐसे घुमा घुमा के, तो वो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। इसी प्रक्रिया पे आपका काम कौन करता है, आपकी वॉशिंग मशीन घर की काम करती है, मिक्सर काम करता है। तो ये सब किसकी प्रक्रिया हो गई, सेंट्रीफ्यूगेशन की हो गई। ब्लड से प्लाज्मा को रिमूव करना, ये आपकी प्रक्रिया हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन की। यहाँ पर जाकर आपकी केमिस्ट्री पूरी फिनिश होती है। अभी भी कुछ अगर टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कहीं ना कहीं करके, कैसे ना कैसे करके आपको वीडियो बना के दे दूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।